जो लिखने में आ रहा है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अच्छा, मॉर्निंग है, सभी को मॉर्निंग है सर, सभी लोग जगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। कंफर्म करिए आपको बोर्ड और मेरा जो वॉइस है वो क्लियरली सुन रहा है, नहीं हो रहा है? Yes, sir. ऑडिबल है? Yes, sir. बोर्ड दिख रहा है? Yes, sir. Audible. ओके, ये एक्सरसाइज इसलिए है, एवरीडे इसलिए करना है कि कितने लोग ऑन करके चले गए हैं, कितने लोग जगे हैं, कितने लोग सो रहे हैं, इसलिए एवरी टाइम जब भी हम क्लास लेंगे ये पूछूंगा मैं। ओके, पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? Income tax, sir. Income tax का definition. Income tax का इनकम टैक्स का definition. डेफिनेशन क्या डेफिनेशन है? सर स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स निकालना। स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स निकालना। तो सीख गए ना? Yes, sir. Yes, sir. सिलेबस कंप्लीट हो गया? No, sir. सब अलग अलग है, बच्चे हैं सर। No, sir. हाँ, अलग अलग हेड का सोर्सेस। कौन सा सोर्स चाहिए आपको? फाइव हेड, फाइव सोर्सेस। इन सोर्सेस अगर आपको दे दिया जाए तो टैक्स कैलकुलेट कर लोगे ना? सर रेसिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना है। चलिए वो भी बता दिया, OR है। अब आपको सारे सोर्सेज ऑफ इनकम मैंने बता दिए, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस बता दिया, तो टैक्स कैलकुलेट कर सकते कि नहीं? सर उसके अंदर के एग्जेम्पशंस और उनके अंदर की deductions. एग्जेम्पशन। सो व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ टैक्स? पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था, टैक्स का डेफिनेशन क्या है? Sir, tax is charged on taxable income, not on earned income. नॉट ऑन अर्नड इनकम। अर्नड इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होता है। अर्नड इनकम क्या है? अर्नड इनकम क्या है? एक्चुअल इनकम, द इनकम विच वी अर्न। रियल इनकम है ना? अर्न इनकम इज एक्चुअल इनकम और रियल इनकम। जो आप अर्न कर रहे हो ये अर्न इनकम है, एक्चुअल इनकम है, रियल इनकम है। एंड वी डू नॉट पे टैक्स ऑन
on income or real income? We pay tax on taxable income. तो रियल इनकम से टैक्सेबल इनकम तक जो मूवमेंट है, जो प्रोसेस है, दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न. टैक्स कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं है. टैक्स कैलकुलेट करने के लिए यू नीड जस्ट अ स्लैब, यू नीड जस्ट अ नंबर. उस नंबर को देखना है, स्लैब को यूज करना है, टैक्स कैलकुलेट करना. सो जो हम यहां पे पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज हाउ टू रीच ऑन टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अर्न इनकम. इसके अंदर आप ये सारी चीजें पढ़ोगे. क्या पढ़ोगे? डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस. तो जो हेड, अलग अलग हेड जो आपके बनाए गए हैं, है ना, जो सोर्सेज ऑफ इनकम के हेड बनाए गए हैं. सोर्सेज ऑफ इनकम कौन कौन से सोर्सेज ऑफ इनकम? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, और क्या है? कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. तो ये सारे सोर्सेस को अलग हेड में या अलग अलग करके क्यों पढ़ना है? इन ऑर्डर टू फाइंड आउट रिस्पेक्टिव डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस इन ईच हेड. तो जो ये 5 हेड हैं आपके, हर एक हेड का हमें डिडक्शंस देखने हैं, हमें एग्जेम्पशंस देखने हैं, उनको डिडक्ट करते जाना, उनको हटाते जाना है. तो हर एक हेड का जब हम ये कैलकुलेशन कर लेंगे, फिर जब हम इनको ऐड करेंगे, so that will be our taxable income. Taxable income पे आने के बाद now we have to use slab, जो हमने पिछली क्लास में यूज किया स्लैब, और इससे क्या कर लेना है? टैक्स कैलकुलेट करना है. देखिए ये पार्ट बहुत आसान है, इजी है. ये भी इजी है, हाउ टू कैलकुलेट, है ना. कोई भी कर सकता है, जिसके पास कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं है, वो भी आसानी से स्लैब को यूज करके निकाल सकता है, और अगर अर्न इनकम दे दिया कर सकता है. तो हाउ विल यू डिफरेंशिएट फ्रॉम द पर्सन हु इज गोइंग टू कैलकुलेट टैक्स, और जो कॉमन पर्सन है वो है हाउ टू कैलकुलेट डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस फ्रॉम ईच हेड. तो हमें हर एक हेड का डिडक्शन और एग्जेम्पशन को समझना है, टैक्सेबल इनकम तक पहुंचना है, स्लैब यूज करना है, टैक्स कैलकुलेट करना है. इसके बाद का काम तो बहुत आसान. यहां तक क्लियर हो गया था पिछली क्लास में? देखिए पिछली क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया था. आई शेयर पीपीटी अगेन. ना, ये इनकम टैक्स का हमने डेफिनेशन दिया था, राइट. इनकम टैक्स इज अ टैक्स व्हिच इज लेड ऑन इनकम अर्न्ड बाय पर्सन. और हमने ये बोला कि दिस डेफिनेशन इज नॉट करेक्ट, बिकॉज हम अर्न इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लेते हैं, वी चार्ज टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम. ये स्लैब था आपका, जो लेटेस्ट स्लैब है. इस स्लैब को कैसे यूज करना है, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ हमने समझा था कि इनकम कितना है, स्लैब को कैसे निकालना है, रेट कैसे निकालना, और सबको ऐड कर देना है. दैट विल बी आवर टैक्स पेड. तो ये जो स्लैब है, दिस इज द स्लैब. ठीक है, क्लियर है? उसके बाद हमने फिर करेक्ट किया कि दिस इज नॉट डेफिनेशन ऑफ इनकम. तो इनकम टैक्स इज टैक्स विच इज लेड ऑन इनकम अर्न्ड बाय पर्सन. सो दिस इज नॉट द इनकम, दिस इज रियल इनकम. और हमें जो टैक्स देना होता है वो किस पे देना होता है? टैक्सेबल इनकम. ठीक है, क्लियर है? सभी को क्लियर है? यस सर. यस सर. गुड. यस सर. चलिए, क्लियर है. तो अभी आप मुझे ये बताएंगे, इस डेफिनेशन में एक वर्ड यूज किया है ना, ये एक वर्ड है पर्सन. व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन? सर हु कैन अर्न. Who can earn. So you define person as, तो पर्सन का डेफिनेशन दिया है, पर्सन का डेफिनेशन दिया है who can earn. Who can earn. तो आप पर्सन हैं क्या? कौन कौन पर्सन है जरा देखे तो बताएंगे, कौन कौन पर्सन है?
चलिए सभी लोग रिप्लाई करेंगे कि आप लोग पर्सन है कि नहीं है, यस और नो, टाइप करिए. सो निशा इज सेइंग शी इज अ पर्सन. ओके, बाकी और कोई पर्सन नहीं है. प्राची शर्मा इज सेइंग शी इज पर्सन. मुकेश इज सेइंग पर्सन. Ankita Das is saying individual. Aishwarya is saying she is not person. Mansi is saying person includes individual, HUF and company. So Mansi, you are person or not? I am asking, you are person or not? Yes, sir. Mahi is saying you are person. क्योंकि डेफिनेशन क्या बोल रहा है पर्सन का? Who can earn? Definition as per Income Tax Act 1961, person is who can earn. तो कौन अर्न कर सकता है? एक इंडिविजुअल अर्न कर सकता है. क्या पूछा कि आपने अर्न किया है कि नहीं किया है? डेफिनेशन बोल रहा है हु कैन अर्न, तो मैं अर्न कर सकता हूं, आप अर्न कर सकते हैं. और पर्सन कौन हो सकता है? यस, कम ऑन, रिप्लाई. पर्सन लायबल टू पे टैक्स. बीएस नित्या, पर्सन लायबल टू पे टैक्स. नित्या इज सेइंग पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स. How many of you are agreeing with Nitya? Nitya is saying person is liable to pay tax. Is it? Confirm करेंगे. Can we complete this statement that person is liable to pay tax? Can we write this line? Soumya is saying individual, firm, company or person. Afreen Khan is saying person means citizen of nation who's earning income and which is liable to pay tax as well. Another definition is every individual person or a company comes under the Income Tax Act liable to pay tax. Liable to pay tax. Person is any human being regarded as an individual. Lots of definition I'm getting. So my question is, क्या person liable है to pay tax? Yes or no? Question is, can I write person is liable to pay tax? Yes, sir. Person is liable to pay tax if it exceeds the limit which given by the income tax slabs. Person का definition क्या है? Who can earn? क्या हमने यहां कहीं वर्ड लिया कि उसने अर्न किया है? हमने ये बोला है कि हु कैन अर्न. सो यू कैन अर्न, सो यू आर लायबल टू पे टैक्स. टैक्स किस पे लगेगा? टैक्सेबल इनकम पे. टैक्सेबल इनकम कैसे आएगा? अर्न इनकम से. हैव यू अर्नड एनी इनकम? व्हाई आई एम pressing on this definition? Because I want to move on another big terminology, that is SSC. How will you differentiate person and SSC? Person और SSC को आप कैसे differentiate करोगे? How will you define SSC? Let's see. Sir, who earns and liable to pay tax? Who earns? Simple. ये liable छोड़ दो. ये earn कर सकता और ये earn कर रहा है. फिर हम देखेंगे टैक्स पे करेगा कि नहीं पे करेगा, लायबल है कि नहीं लायबल है, वो अलग बात है. पहला पर्सन उसको कहेंगे जो अर्न कर सकता है, एंड एसएससी जिसने अर्न किया है. ये मेजर डिफरेंस है दोनों में. तो नॉट नेसेसरी पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स, एसएससी इज लायबल टू पे टैक्स, क्योंकि इसने अर्न किया है. पर्सन ने अर्न किया है कि नहीं किया हमें नहीं मालूम. जब पर्सन को हम एसएससी के डेफिनेशन में डालेंगे तब ही इज लायबल टू पे टैक्स. अगर हम केवल पर्सन को डिफाइन करें एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो वो इंडिविजुअल, फर्म और कंपनी जो भी आपने देखा एओपी, बीओआई एंड ऑल, ये कैन अर्न. क्या अर्न कर रहे हैं? अगर अर्न कर रहे हैं तब हम उनको बोलेंगे एसएससी. अगर वो अर्न नहीं कर रहा है बट अर्न कर सकता है तो वो पर्सन है. तो मैं इस वर्ड को यहां नहीं लिखना चाहूंगा. जैसे मैं एसएससी की बात करूंगा यहां पे मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? एसएससी. एसएससी इज द पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स.
क्लियर हुआ? दोनों में डिफरेंस पता चला क्या? माही सेइंग यस सर, अ पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स इफ ही इज अर्निंग एंड एक्सीड्स, नहीं एक्सीड वो सब बाद में देखेंगे माही, अभी हमें यह देखना है एक्सीड तब देखेंगे जब वो अर्न करेगा। अगर अर्न कर रहा है इज लायबल टू पे टैक्स। टैक्स कैलकुलेशन वो देखा जाएगा कि स्लैब देखना है कि कितना एग्जम्पशन है, 2.5 लाख से एक्सीड कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो अलग बात है। हमें यहां पे यही समझना है, अगर कोई इंडिविजुअल अर्न कर रहा है, कोई पर्सन अर्न कर रहा है तो एसएससी है, अगर वो एसएससी है तो वो लायबल टू पे टैक्स है। अब हम उसका टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। वो टैक्स कितना पे कर सकता है? 0 पे कर सकता है। कब 0 पे करेगा? फिर हम स्लैब की बात करेंगे कि इफ हिज इनकम इज लेस देन 2.5 लाख तो उसकी लायबिलिटी टू पे टैक्स इज 0। बट यहां पे आपको क्लियर होना है, पर्सन और एसएससी। पर्सन हु कैन अर्न एंड एसएससी, पर्सन एसएससी को हम बोलेंगे पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। समझ में आया क्या दोनों का डेफिनेशन? दोनों का डिफरेंस समझ में आया सभी को? यस और नो? Yes, sir. ओके, यस, ओके, थैंक यू। तो यहां पे देखिए ये पर्सन का ये पर्सन और एसएससी में पर्सन का ये डेफिनेशन है। देखिए पर्सन का क्या डेफिनेशन है? An individual, a Hindu undivided family, a company, association of person or body of individual or a local authority or artificial juridical person shall be deemed to be a person whether or not such persons are formed or established or incorporated with object of deriving profits or gains or income। इतना खतरनाक जो डेफिनेशन है, इतना जो खतरनाक डेफिनेशन है, जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है वो यहीं पे बेहोश हो जाएंगे। तो ऐसे डेफिनेशन को आप मत देखिए, बड़ा सिंपल है। कोई भी कंपनी हो, फर्म, इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई है ना, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये सारे के सारे पर्सन कहलाएंगे बिकॉज ऑल दीज आर इन अ सिचुएशन टू अर्न इनकम। क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है? डिफाइन पर्सन, एसएससी, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, इस तरीके के डेफिनेशन आपको एग्जाम में आएंगे। और इतने खतरनाक डेफिनेशन को आप पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। बहुत सिंपल सा समझिए, पर्सन is an individual, firm, company, AOP or BOI who can earn। सिंपल, क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए आप मुझे अब बताइए इसमें इंडिविजुअल कौन हो सकता है? आप, मैं इंडिविजुअल हो गए। फर्म क्या हो सकता है? कोई भी जो भी रजिस्टर्ड हो रहा है 3-4 लोगों का मिलके, दैट कैन बी ए फर्म। कंपनी जो भी लिस्टेड है, सारी कंपनी है ना। सेल हो गया, एनटीपीसी हो गया, टाटा हो गया, ऑल दीज आर कंपनी। एओपी और बीओआई क्या होता है? What do you mean by AOP? Association of Person. BOI is Body of Individual। अनम्यूट करके बताइए। AOP is like the chartered accountants के जो वो रहता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या रहता है? सर उनका जो एसोसिएशन बनता है वो एक एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशंस ऑफ पीपल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग आके एक साथ जब एक कुछ मतलब फर्म या कुछ ओपन करते हैं। पीपल वर्ड नहीं यूज करेंगे हम लोग, पर्सन यूज करेंगे। पर्सन है ना, पर्सन कैन बी इंडिविजुअल। यस राइट, ओके, कंप्लीट करो। और या तो सर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकती है जहाँ बहुत सारे लोग आके एक ओपन करते, फर्म ओपन करते। बहुत सारे पर्सन बोलो, बहुत सारे पर्सन, बहुत सारे पर्सन। ओके ओके, क्या केवल इंडिविजुअल होने चाहिए? कैन फॉर्म एओपी? क्या कंपनी एओपी बना सकती है? क्वेश्चन है। यस सर, बना सकते। कैन यू एक्सप्लेन? कैन यू गिव एग्जांपल? AOP is association of person, right?
एओपी और बीओआई को हमें समझना है। एओपी इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बीओआई इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इन दोनों वर्ड को हमें क्लियरली समझना है। एओपी का क्या मतलब है, जैसा अभी डिफाइन किया कि इट इज एसोसिएशन ऑफ पर्संस। सो पर्संस कैन बी इंडिविजुअल, कैन पर्संस बी फर्म और कंपनी? क्या कंपनी एसोसिएशन बना सकती है? यस प्लीज। अरे हाँ ना, यस सर। बना बताओ, जैसे एग्जांपल दो, कोई ऐसा एग्जांपल दो जहां पे एओपी हो रहा हो और जहां पे कंपनीज आर फॉर्मिंग एन एसोसिएशन। देखिए, इंडिविजुअल का आप बता सकते हो, लॉयर्स एसोसिएशन हो सकता है, या सीए का एसोसिएशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का एसोसिएशन है। कैन कंपनी कम टुगेदर एंड फॉर्म एओपी? कोई एग्जांपल बताइए जहां पे बहुत सारी कंपनियां आप एक साथ आई और उन्होंने एक एओपी बनाया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बनाया। यस अफरीन, बताइए। ऐसा कहीं आपने सुना है? स्टील एसोसिएशन, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, सुने हैं क्या? जो सेफ्टी नॉर्म्स डिसाइडेड होते हैं ना, सेफ्टी नॉर्म्स डिसाइड किए जाते हैं फॉर ऑटोमोबाइल कंपनीज, तो वहां आप देखेंगे जितने भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो एक अपना एसोसिएशन बनाते हैं जहां पे स्टैंडर्ड, सेफ्टी स्टैंडर्ड को डिफाइन किया जाता है। तो दिस एसोसिएशन, दिस एओपी इज व्हेन टू और मोर और मेनी कंपनीज कम टुगेदर एंड फॉर्म एसोसिएशन। इंडिविजुअल बना सकता है, जैसे आप बार्स एसोसिएशन और लॉयर्स एसोसिएशन हो गया और सीए एसोसिएशन हो गया, इसी तरीके डॉक्टर का एसोसिएशन होता है। इसी तरीके से कंपनी कैन फॉर्म एओपी। और बीओआई क्या होता है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। इससे आप क्या समझते हो? इंडिविजुअल, इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ एक्टिव, ग्रुप ऑफ, मतलब कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल, कोई ग्रुप को मतलब अर्न इनकम के पीपल वर्ड लिए, नहीं बोलना है, इंडिविजुअल, पी पर्सन, इंडिविजुअल ओके। कोई एक्टिविटी एग्जांपल, करते हैं जिससे इनकम अर्न हो सके, इनकम अर्न हो सके, है ना? तो कैन एनजीओ बी क्लासिफाइड एज बीओआई? यस सर। क्या एनजीओ को बीओआई में लोगे, फर्म में लोगे, कंपनी में लोगे, किस में लोगे? सो यू मीन टू से व्हेन some individuals come together to perform any event so that they can earn, they form BOI, that is body of individual। किसी भी इवेंट के लिए, जैसे अभी आप देखिए दुर्गा पूजा होगा या जन्माष्टमी के लिए कई लोग एक साथ आते हैं, है ना, और वो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, तो दैट इज अ सोर्स ऑफ इनकम, राइट? तो यहां पे कुछ लोग यहां पे लोग का मतलब है इंडिविजुअल। Some individuals are coming together, forming BOI to perform an event through which they can earn। वो जो अर्निंग आई, वो जो इनकम आएगा, उसके ऊपर टैक्स लग सकता है जब हम एसएससी के डेफिनेशन में जाएंगे। बट यहां पे इनकम अर्न करने की क्या है? हु कैन अर्न, वो अर्न कर सकते हैं। इस तरीके के जब इवेंट ऑर्गेनाइज होंगे जहां पे चंदा इकट्ठा करने की पॉसिबिलिटी है, then such individuals can form BOI। और जब हम इनको एसएससी में ले जाएंगे, then they will liable to pay tax। क्लियर हुआ क्या? एओपी, बीओआई, यस? यस सर। अप्लाई तो करिए। ओके, एक ही लोगों को समझ में आया है ना? सो पर्सन इज डिफाइंड एज any individual, firm, company, AOP और BOI who can earn। एसएससी का क्या डेफिनेशन है? पर्सन, ये सभी लोग, इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, AOP, BOI, पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। कौन पे टैक्स करने के लिए लायबल है? जो अर्न कर रहा है। यहां पे जो अर्न कर सकता है, और एसएससी में कौन है? जो अर्न कर रहा है, ही इज लायबल टू पे टैक्स।
उसकी लायबिलिटी कितनी बनती है, दैट वी विल कैलकुलेट एट द एंड। पर अगर वो अर्न कर रहा है, उसका कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम है, आउट ऑफ 5 हेड्स कोई भी सोर्स ऑफ इनकम है, सो ही इज एसएससी। इनकम आया, जेब में पैसा आया, इनकम आया, तो वो एसएससी बन जाएगा। क्लियर है? सर एक चीज पूछना था। बिल्कुल पूछिए मैडम। सर जैसे कि कंपनी में जो पार्टनर होते हैं वो उनको जो पार्ट हो मिलता गया है उनके हिस्से का, तो हाँ सर, तो वो एओपी में आएगा कि बीओआई में आएगा? क्योंकि उनको भी तो इंडिविजुअल मिल रहा है, लेकिन वो भी कंपनी के मतलब अंडर काम कर रहे, तो वो भी तो कंट्रीब्यूशन कंपनी में होगा, तो वो किस में आएगा सर? नहीं, वो कंपनी है कि फर्म है? अगर आप बोल रहे हो पार्टनर्स हैं, तो पार्टनर्स व्हेन हाँ यस बोलिए सर, बोलिए, आप बोलिए। अच्छा, अगर आप बोल रहे हो कि 4 लोग आपस में आके मिल रहे हैं, है ना, एक पर्टिकुलर में भी वो रजिस्टर्ड हो रहे हैं, तो दे विल फॉर्म, ठीक है, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग होती है, उनका सैलरी नहीं होता है, वो प्रॉफिट शेयर करते हैं। तो टैक्स कितना लगेगा, कैसे लगेगा, क्या वो एग्जम्पशन होगा कि नहीं होगा, वो हम लोग अलग से पढ़ेंगे। बट जब ये 4 लोग आपस में मिलके किसी एक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, दे विल फॉर्म। बट अगर वो 4 लोग कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, केवल एक पर्टिकुलर इवेंट और ओकेजन के लिए वो एक साथ आए हैं, और जैसे ही वो इवेंट खत्म होगा, डाइल्यूट हो जाएंगे, तो दे विल बी एओपी और बीओआई। क्लियर हुआ? अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो दे विल बी बीओआई, और जैसे ही वो इवेंट खत्म हुआ वो डिस्पर्स हो जाएंगे। पर अगर वो कोई बिजनेस करे, वो 4 लोग मिलके कोई बिजनेस कर रहे हैं, सो दे कैन बी अ फर्म, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन इज मस्ट। बीओआई के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, केवल एक इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये अगर शो होता है जहां से सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो रहा है, तो वो बीओआई के अंदर आ जाएंगे। ठीक है? यस सर। ओके, तो चलिए एसएससी का डेफिनेशन पढ़ते हैं, थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं एसएससी का डेफिनेशन। क्या आपने पर्सन का डेफिनेशन पढ़ लिया? एसएससी देखिए, एनी पर्सन who is liable to pay any tax or any other sum under Income Tax Act 1961। यहां पे 2 वर्ड आ रहे हैं, liable to pay any tax or any other sum। ये any other sum का क्या मतलब है? आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, liable to pay tax, और सेकेंड वर्ड है एंड और एनी अदर सम। ये एनी अदर सम का क्या मतलब है? ये वाला पार्ट, एनी अदर सम का क्या मतलब है? लायबल टू पे टैक्स तो समझ में आ रहा है। लायबल टू पे टैक्स का क्या मतलब है? अगर उसने इनकम अर्न किया है तो वो लायबल है टू पे टैक्स। बट व्हाट अबाउट और एनी अदर सम? ये एनी अदर सम क्या है? ये जो डेफिनेशन एज पर 1961 है ना, तो हमें वो डेफिनेशन को समझना भी है। उसमें एनी अदर सम लिखा गया, ये एनी अदर सम क्या है? टैक्स के अलावा भी कुछ पे करना होता है क्या? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ही पे करना है। यस, एनी पेनल्टी, राइट मानसी, एनी पेनल्टी। ये पेनल्टी क्यों लगेगा? कोई पेनल्टी हो गया, कोई फाइन हो गया, राइट सौम्या? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कब लगेगा, पेनल्टी कब लगेगा? यस, राइट मोनिका, इट्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। पेनल्टी बोलो या फाइन बोलो। तो एक एसएससी को फाइन कब लगेगा या पेनल्टी कब लगेगा? ये तो बहुत बहुत बार न्यूज में आया हुआ है ना। सर अगर वो ड्यू डेट तक टैक्स पे नहीं करता तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। ड्यू डेट तक टैक्स पे नहीं करता है तो उसे पेनल्टी लगता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। अभी यस बैंक के राणा कपूर, न्यूज सुनते हो कि नहीं? राणा कपूर के बारे में सुने हो कि नहीं? न्यूज तो सुना करो। राणा कपूर डूइंग अनएथिकल एक्टिविटी, राइट अफरीन,
डूइंग अनइथिकल एक्टिविटी और पकड़े गए, है ना, टैक्स की चोरी कर रहे हैं, पकड़े गए, टैक्स पे नहीं किया, पकड़े गए, तो इन सब केसेस में पेनल्टी लगता है, फाइन लगता है। या फिर आप 2016 के आसपास का देखो, जहां पे जितनी भी ब्लैक मनी है जिसके ऊपर बोला गया है कि आपको 45% का फाइन लगेगा, पेनल्टी लगेगा। सो ये पार्ट भी देना पड़ सकता है। एनी अदर सम कैन बी पेनल्टी और फाइन एंड इंटरेस्ट। ड्यू डेट से जितना आप एक्सीड करोगे, जितने ड्यूरेशन तक एक्सीड करोगे, तो जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है, उस टैक्स लायबिलिटी के ऊपर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इसके अलावा फाइन भी देना पड़ सकता है। पेनल्टी, अगर आपने टैक्स चोरी किया है, कोई अनइथिकल एक्टिविटी किया है, तो उन सब केस के ऊपर पेनल्टी और फाइन भी लगेगा। इसलिए आप देखोगे एसएससी के डेफिनेशन में दिया है क्या, एनी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स और एनी अदर सम अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एसएससी। ठीक है, तो इसमें एसएससी के अंदर किस किस को इंक्लूड किया गया है, तो यहां पे आप देखोगे एवरी पर्सन, यहां पे दिया है एवरी पर्सन, तो एवरी पर्सन मींस ऑल दिस। इसमें एक और आप ऐड करोगे HUF, है ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, HUF, ऑल आर पर्सन। तो एसएससी कौन हो सकता है, ये सारे पर्सन, ये सारे पर्सन एसएससी है। ठीक है, सो एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग हैज बीन टेकन फॉर असेसमेंट। एनी प्रोसीडिंग का क्या मतलब है, एनी प्रोसीडिंग का मतलब है एनी कैलकुलेशन हैज बीन डन और परफॉर्म्ड। इन किसी भी पर्सन के अर्न इनकम के ऊपर कोई भी अगर कैलकुलेशन किया जा रहा है, दैट इज नथिंग बट एनी प्रोसीडिंग हैज बीन डन टेकन फॉर असेसमेंट ऑफ। किस चीज का असेसमेंट हो रहा है, दिस असेसमेंट कैन बी हिज इनकम और द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन। उसका इनकम या इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन, उसका असेसमेंट हो रहा है, या लॉस सस्टेन्ड बाय हिम और अदर पर्सन। यहां पे अदर पर्सन क्यों आ रहा है, अभी हम लोग समझेंगे। रिफंड ड्यू टू हिम और सच अदर पर्सन। अब ये तीन चीजों को समझते हैं। अगर किसी भी पर्सन का अर्न इनकम का असेसमेंट हो रहा है, असेसमेंट इज नथिंग बट कैलकुलेशन कि उसका अर्न इनकम कितना है, उसके डिडक्शंस कितने हैं, उसके एग्जम्पशंस कितने हैं, उसकी टैक्स लायबिलिटी, टैक्सेबल इनकम क्या बन रहा है, दिस इज नथिंग बट असेसमेंट। उसके इनकम का अगर असेसमेंट हो रहा है, या उसने डिक्लेयर किया है कि वो लॉस बियर कर रहा है, उसकी कंपनी है, वो कंपनी है और कंपनी जो है वो लॉस बियर कर रही है, तो उस लॉस का असेसमेंट हो सकता है ना। हो सकता है कि आप लॉस ज्यादा दिखा रहे हो, एक्चुअल में कम हो रहा है, उसका कैलकुलेशन करना है, उसका असेसमेंट करना है। और एनी रिफंड, इनकम टैक्स से रिफंड भी आता है क्या, रिफंड आता है क्या? यस सर। क्यों आएगा रिफंड? यस सर। किस सिचुएशन में रिफंड आएगा? अगर टैक्स ज्यादा पे कीजिए, जब हम लोग टैक्स की ज्यादा पे सैलरी कर से दिए, ज्यादा टैक्स, हाँ तो रिफंड आता है। ज्यादा टैक्स क्यों पे कर दिए, पैसा ज्यादा हो गया था? सर सेल्फ असेसमेंट करने के टाइम टीडीएस अपने को कटता है ना सर। डिडक्शंस नहीं पता रहता। हाँ, टीडीएस कटता है। टीडीएस कटता है, टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स रहता है, तो अलग अलग स्लैब के हिसाब से कटता है वो। लेकिन अगर बाद में जब अपन उसको कैलकुलेट करते हैं हमारे टोटल टैक्सेबल इनकम, अगर वो कम रहती है उससे, तो अपन रिटर्न फाइल करते हैं। और क्योंकि टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स कई जगह पे 10% रहता है और कई जगह पे 20, लेकिन आप जब टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं और वो कम है आपके टैक्सेबल इनकम से, तो वो 10% क्यों काट देंगे या 20% क्यों काट देंगे, उनकी मर्जी। वो रूल नहीं, वो रूल है, गाइडलाइंस है इसका, मतलब इसका क्या बोलते हैं, 2.5 लाख या कुछ इनकम से अगर ज्यादा रहती है तो कंपनी लोगों को ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करना रहता है। और वो कितना करेगा, 10% कर देगा, 20% करे, क्यों कर देगा? उसकी कंपनी की मर्जी नहीं, क्योंकि वो जो ये रहता है, गवर्नमेंट अलग अलग गाइडलाइंस बनाई है, जितना उसके सैलरी है उसके हिसाब से, जो इंडिविजुअल जितना उसका सैलरी बनता है ना, जिसका उसका ग्रॉस इनकम लगता है, उस ग्रॉस इनकम के बेसिस पे एक रफ कैलकुलेशन करते हैं कि इसकी टैक्स लायबिलिटी इतनी होगी,
और ये इस पर्टिकुलर स्लैब में फॉल करता है, तो उसके बेसिस पे वो लोग टीडीएस करते हैं, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ठीक है। और बाद में ये कम क्यों हो जाता है, जिसकी वजह से रिफंड लेना पड़ रहा है? बहुत सारे डिडक्शन होते हैं सर, जैसे 80C हो गया, या प्रीवियस कोई लॉस होता है उसको कवर अप कर लिए इस साल में, लॉन्ग टर्म लॉस होता है तो ऐसा उसको कवर अप कर सिचुएशन, लेते हैं। करेक्ट, यू आर राइट, परफेक्ट राइट। ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं कि आप जब इनिशियली टीडीएस होता है तो आपने अपना डिडक्शंस या जो भी 80C to 80U के डिडक्शंस हैं, अलाउड डिडक्शंस हैं, उसको आपने इनिशियली शो नहीं किया। तो जो कंपनी है वो एक स्टैंडर्ड रेट से, जिस भी स्लैब में आप फॉल कर रहे हो उस रेट से डिडक्ट करता है। और नॉर्मली फेब और मार्च में, जन फेब मार्च के अंदर ये सारे कंपनी जो हैं वो मंगाती है अपने एम्प्लॉय से कि आप अपने डिडक्शंस के डिटेल्स भेजो। और अगर किसी ने डिडक्शंस कर रखा है 80C to 80U, बहुत लंबा लिस्ट है, इस लिस्ट में अगर किसी ने डिडक्शंस कर रखा है उसके डिटेल्स वो कंपनी को देता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है वो कंपनी को नहीं दे रहा, डायरेक्टली वो इनकम टैक्स रिफंड, आईटीआर रिफंड भरे, जिसमें डिडक्शंस को वो लगाएगा और उससे वो रिफंड लेगा। एक सिचुएशन ये हो सकता है। दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि जो टैक्स कैलकुलेट हो रहा है वो ग्रॉस सैलरी को कंसिडर करके कैलकुलेशन हो रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि 5-6 महीने के बाद वो ऑफिस ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, मे बी हेल्थ इश्यू से, या उसको इनकम नहीं मिल रहा, या उसको सैलरी नहीं मिल रहा, मे बी सम रीजन। तो अगर वो इनकम अर्न नहीं कर पा रहा है तो उसका जो ग्रॉस इनकम है, जो उसका स्लैब बनेगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। उसने ऑलरेडी टैक्स पे रखा है, तो जब वो आईटीआर फिलअप करेगा तो उस कैलकुलेशन में उसको रिफंड मिल सकता है। तो दो सिचुएशन में रिफंड मिल सकता है। इनिशियल जो उसका इनकम माना गया वो हो सकता है ज्यादा माना गया और एक्चुअल में उसको इनकम कम मिला। दूसरा, उसने अगर पूरे ईयर में कुछ डिडक्शंस किए हैं, उन डिडक्शंस को अप्लाई करेगा तो उसको रिफंड मिल सकता है। इज इट क्लियर? कोई डाउट है यहां पे किसी को? Yes, any doubt, please? Am I audible? No doubt. Okay, any other doubt? Okay, तो आगे बढ़ते हैं। एसएससी के अंदर ही एवरी पर्सन who is deemed, यहां पे आप देखोगे, every person who is deemed to be an SSC under the act। एक तो पहला वाला क्या बोल रहा है, every person who is SSC, उसका अगर असेसमेंट हो रहा है, किसका असेसमेंट, इनकम का हो रहा है, लॉस का हो रहा है, रिफंड का हो रहा है, तो वो तो एसएससी बन गया। इसके अलावा ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है जहां पे पर्सन डीम्ड टू बी एसएससी माना जाए। देखिए, पर्सन इज वन हु कैन अर्न, और एसएससी किसे बोलेंगे, जो अर्न कर रहा है। तो ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है जहां पे हम एक पर्सन को डीम्ड टू बी एसएससी बोले। मतलब क्या, वो एसएससी नहीं था पर एज पर एक्ट उसको एसएससी माना जाएगा। दैट विल बी द डीम्ड टू बी एसएससी। क्लियर है क्या सभी को? डीम्ड टू बी एसएससी? यस सर। बताइए, एग्जांपल दीजिए। डीम्ड टू बी एसएससी किसे बोलेंगे? सर, अगर कोई माइनर चाइल्ड है, उसको कुछ इनकम हो रही है, तो उसकी इनकम उसके पेरेंट्स पे टैक्सेबल होगी, तो उसको उसके पेरेंट उसके डीम्ड टू बी एसएससी बन जाएंगे, राइट? यस सर। ओके। या फिर ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि कोई एक इंडिविजुअल है, उसने पूरे साल में इनकम अर्न किया और 30 मार्च को उसकी डेथ हो गई। जब वो उसकी डेथ हो गई तो वो टैक्स थोड़ा ना पे करेगा। अब टैक्स कौन पे करेगा? एक सैलरीड पर्सन है, उसका रिप्रेजेंटेटिव। उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? उसका रिप्रेजेंटेटिव या उसके
एक्टिव। उसका जो भी लीगल हायर बनेगा, है ना, हो सकता है उस घर का जो एल्डेस्ट सन है वो बन जाए, या उसकी जो स्पाउस है वो उसका डीम्ड टू बी एसएससी बन जाएगा। तो एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एसएससी वो भी एसएससी के अंदर आएगा। डीम्ड टू बी एसएससी मतलब वो एसएससी नहीं है, बट एज पर एक्ट डीम्ड टू बी एसएससी बन जाए। उसका इनकम, उसने इनकम अर्न नहीं किया है, किसी और ने अर्न किया, इसलिए आप ऊपर देख रहे हो एनी अदर पर्सन, अदर पर्सन, अदर पर्सन, किसी और ने अर्न किया है, बट वो उसके बिहाफ पे एसएससी बन जाए एज पर एक्ट। तो ऐसे कुछ कंडीशन आ सकते हैं, सिचुएशन आ सकता है। एक माइनर है जो इनकम अर्न कर रहा है, बट वो एसएससी के डेफिनेशन में नहीं आएगा। सी ही इज अर्निंग बट वो टैक्स पे नहीं कर सकता, तो उसके बिहाफ पे उसके पेरेंट्स उसके डीम्ड टू बी एसएससी बन जाएंगे। ठीक है। और एक और कंडीशन है, दैट इज एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट अंडर द एक्ट। ये इन डिफॉल्ट का क्या मतलब है? एक आया डीम्ड टू बी एसएससी, अब ये आ रहा है इन डिफॉल्ट अंडर द एक्ट। इसका मतलब बताएंगे? सब बाय मिस्टेक क्या हो गया? सर किसी के साथ अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट में अपन एंटर हुए हैं एंड वो कॉन्ट्रैक्ट हाँ। कैंसिल हो जाता है, बट उससे कुछ इनकम हो जाती है, तो वो पर्सन को पे करना पड़ जाएगा। अगर इनकम हो रही है तो आप तो एसएससी बन रहे हो, वो तो पहले वाले कंडीशन सर को बट वो फुलफिल कर रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल है, इनकम आया कि नहीं आया? कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, इनकम अर्न हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो? यस। इनकम अगर अर्न हुआ है तो पहला वाला ए पॉइंट देखिए, एवरी पर्सन जिसके इनकम का असेसमेंट हो, वो तो फर्स्ट वाले में आ गया। इन डिफॉल्ट का क्या मतलब है? इन डिफॉल्ट अंडर द एक्ट मतलब हम ये नहीं देखेंगे कि आपका इनकम अर्न हुआ कि नहीं हुआ, हम डायरेक्ट ही मान लेंगे कि आप एसएससी हैं। इन डिफॉल्ट नहीं। ओके, ये केस देखिए, कोई कंपनी है या फर्म है, लेट्स से कंपनी है, कंपनी एक पर्सन आएगा बिकॉज कंपनी कैन अर्न, राइट। कंपनी एसएससी बनेगा, इनकम अर्न हो रहा है, ठीक है, यस और नो, यस और नो बोलते जाइए। कंपनी पर्सन की कैटेगरी में आ रहा है, पर्सन के डेफिनेशन में आ रहा है, यस ओके, क्योंकि कंपनी कैन अर्न। नाउ कंपनी इज एसएससी, राइट, क्योंकि कंपनी अगर अर्न कर रहा है तो एसएससी बन गया, पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स। ओके, अब सपोज कंपनी के ऊपर कोई एक्शन होता है या कंपनी के ऊपर फाइन लगता है, तो कौन पे करेगा? कंपनी के बिहाफ पे कोई ना कोई वर्क कर रहा होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा, या सीएफओ होगा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होगा, या अकाउंटेंट होगा, या चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, है ना। सो दे विल बी इन डिफॉल्ट एसएससी फॉर दिस कंपनी। देखिए, कंपनी तो एसएससी है, कंपनी अर्न कर रहा है, इनकम अर्न हो रहा है, तो कंपनी इज लायबल टू पे टैक्स, बट उसका पेमेंट कौन कर रहा है? तो कंपनी के बिहाफ पे जो उसका सीएफओ होगा, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, सीएफओ हो गया, या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, दे विल बी कॉल्ड एज इन डिफॉल्ट एसएससी फॉर द गिवन केस। समझ में आया क्या सभी को? यस सर। Yes, sir. एनी डाउट हियर? मुकेश, कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। ओके, चलिए, अगर यहां पे अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पर्सन डिफाइन किया, एसएससी डिफाइन किया, ठीक है। तो पर्सन एसएससी हो गया है। इसके अलावा वी आर गोइंग टू स्टडी कि ये जो टैक्स है वो किस पे पे हो रहा है? टैक्सेबल इनकम के ऊपर पे हो रहा है, ठीक है। टैक्सेबल इनकम कहां से आएगा? अर्न इनकम से। ये अर्न इनकम, एक एग्जांपल के लिए समझिए, 19, 20,
21। ये क्या 19, 20, 21 क्या है? ईयर है। ये कौन सा ईयर होगा? इनकम टैक्स के हिसाब से हम फाइनेंशियल ईयर कुछ लेते हैं, फाइनेंशियल ईयर एंड कैलेंडर ईयर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फाइनेंशियल ईयर किसे कहते हैं, कैलेंडर ईयर किसे कहते हैं? सर फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च और First कैलेंडर April ईयर to 1 जनवरी टू 31 दिसंबर 31 मार्च 31 मार्च, दिस इज फाइनेंशियल ईयर। और कैलेंडर ईयर कौन सा होगा? 1 जनवरी टू 1 जनवरी टू 31 दिसंबर 31 दिसंबर। ठीक है, तो अभी आप मुझे बताइए करंट फाइनेंशियल ईयर क्या है? करंट फाइनेंशियल ईयर किसे कहेंगे? सर 1 अप्रैल 20 1 to अप्रैल 20 31 March to 31 टू March 31 मार्च 2021 21। तो ये करेंट फाइनेंशियल ईयर होगा। ठीक है, तो जब मैं यहां पे 1920 लिख रहा हूं, दिस मींस दैट दिस इज 1 अप्रैल 2019। यहां पे क्या आएगा? 31 मार्च 2020। यहां क्या आएगा? 1 अप्रैल 2021। अब एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे, टैक्स हम कब पे करेंगे? इनकम अर्न करने से पहले या इनकम अर्न करने के बाद? इनकम अर्न करने के बाद। इनकम अर्न करने के इनकम बाद। अर्न करने के बाद टैक्स हम इनकम अर्न करने के बाद पे करेंगे। तो इनकम हम कहां अर्न करेंगे? तो इफ 1920 है ना, 1 अप्रैल 2019 टू 31 2020, यहां पे हम अगर इनकम अर्न कर रहे हैं, दिस विल बी कॉल्ड एज प्रीवियस ईयर। जिस ईयर में इनकम अर्न होगा उसको हम प्रीवियस ईयर कहेंगे। और जिस ईयर में आप इसके अर्न इनकम का कैलकुलेशन करोगे, कंप्यूटेशन करोगे, कौन सा कंप्यूटेशन? अर्न इनकम से टैक्सेबल इनकम, ये जो कैलकुलेशन आप करेंगे और उसके बेसिस पे टैक्स कितना पे करना है ये कैलकुलेशन करेंगे और आप टैक्स पे करेंगे। ये जो पूरा प्रोसेस है वो कौन से ईयर में होगा? अगले ईयर में, 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। इस ड्यूरेशन में ये जो पूरा प्रोसेस किया जा रहा है, दैट इज टू कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अर्न इनकम, टैक्सेबल इनकम से टैक्स, और जो टैक्स कैलकुलेट हुआ है उसका जो पेमेंट हो रहा है, दिस ईयर इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो करेंट असेसमेंट ईयर क्या है? करेंट असेसमेंट ईयर इज AY इज 2021 और प्रीवियस ईयर क्या है? 1920। मींस 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक जितना इनकम अर्न करेंगे उसका पूरा कंप्यूटेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स विल बी परफॉर्म फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। दैट विल बी कॉल्ड एज असेसमेंट ईयर। ठीक है, इन दोनों का डेफिनेशन देख लीजिए और आज का क्लास यहां पे हम क्लोज करेंगे। इफ एनी डाउट प्लीज आस्क। स्लाइड में देखिए, इसका डेफिनेशन दिख रहा होगा, असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। दोनों असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर 12 मंथ्स के लिए बताया जा रहा है, बट देयर विल बी सर्टेन एक्सेप्शंस जहां पे 12 महीने से कम का भी प्रीवियस ईयर हो सकता है, या ऐसा भी एक्सेप्शन आएगा जहां पे प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सेम रहे, और या फिर ऐसा भी कंडीशन आ सकता है जहां पे असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर जो है वो 12 महीने से ज्यादा हो जाए। जैसे अभी का जो प्रीवियस ईयर है वो 12 महीने से ज्यादा कर दिया गया है। पता है कि नहीं आप सभी को? यस सर। अभी का जो प्रीवियस ईयर है वो कहां से कहां तक है? 31 अप्रैल 2019 से कहां तक है? 1
अप्रैल 2019 से। चलिए आपका असाइनमेंट है, आप ढूंढेंगे। और 31 मार्च है, मार्च है, जुलाई है, अरे मार्च है, जुलाई है, अगस्त है। तो आप सभी लोग रिप्लाई करेंगे ग्रुप में, टैक्स के ग्रुप में आप सभी लोग रिप्लाई करेंगे कि करंट प्रीवियस ईयर कहां से कहां तक है। डेफिनेशन आपने पढ़ लिया, इसको समझ लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया है। आपका असाइनमेंट है कि आप मुझे बताएंगे कि करेंट प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या है, कहां से कहां तक है। ठीक है, एनी डाउट? क्लियर? कोई डाउट है क्या? तो अंजलि सेइंग जून 30, कोई जुलाई भी बोल रहा है। तो आप सभी लोग कंफर्म करेंगे और बताएंगे, ठीक है? ग्रुप में मुझे सभी का आंसर चाहिए। ओके माही, थैंक यू। सो थैंक यू एवरीवन।